नमस्कार। मराठवाड़ा युवक विकास मंडल द्वारा आयोजित स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर स्मृति व्याख्यानमाला के 21वें वर्ष के आज प्रथम पुष्प के सुनहरे अवसर पर सभागार में उपस्थित अतिथि, मान्यवर, श्रोतागण एवं कोरोना इस वैश्विक महामारी के कारण जो प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित नहीं रह पाए, जो ई मंच, फेसबुक, विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोतागण का मैं सहृदयता से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भारत देश का रंगीन मानचित्र हमने अगर बारीकी से देखा तो वह मानचित्र नहीं बल्कि विविध प्रांत, जाति, धर्म के रंग से सजा एक संग एकात्म भारत का दर्शन देने वाला एक खूबसूरत गुलदस्ता हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर स्मृति व्याख्यानमाला का पिछले 21 वर्ष से लगातार विविध वक्ता एवं विषयों के माध्यम से आयोजन कर मराठवाड़ा युवक विकास मंडल द्वारा उसे एक खूबसूरत वैचारिक समाज के लिए पथदर्शी गुलदस्ते का आकार दिया जा रहा है। आज इस सुनहरे अवसर पर हमारे बीच आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत ये वैचारिक पुष्प रखने के लिए उपस्थित आदरणीय श्री दत्तात्रेय जी, सहसर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदरणीय किशोर जी शितोळे, अध्यक्ष देवगिरी नागरी सहकारी बैंक, मनोज जी शेवाळे, अध्यक्ष मराठवाड़ा युवक विकास मंडल, आप सभी को पूरे सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप सभी से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मान्यवर अतिथि से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हम भारतीय विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति के संवाहक है। कई साल पुराना हमारा वैभवशाली इतिहास है। हमारे देश की ऐसी कई रूढ़ियां एवं परंपराएं इतनी गौरवशाली है कि वह विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए आज भी अनुकरणीय है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि वे इस प्रथम पुष्प सत्र का आरंभ दीप प्रज्वलन एवं प्रतिमा पूजन से करें। दीप यह मांगल्य का प्रतीक है और अंधेरे से उजाले की ओर जाने का एक शुभ संकेत है। अभी जिन प्रतिमाओं का यहाँ पूजन हो रहा है उसमें भारत माता और स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर है। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। और प्रहलाद जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा जिनके विचार साधारण व्यक्ति को भी महानतम कार्य करने के लिए आज भी प्रेरित करते हैं। धन्यवाद सर। इसके बाद मंच पर विराजमान सभी अतिथि मान्यवरों का परिचय के साथ स्वागत होगा। आज के इस प्रथम पुष्प के मुख्य वक्ता आदरणीय दत्तात्रेय होसबाळे सर। सर, आप कर्नाटक प्रांत के शिमोगा जिला क्षेत्र के सोरोबा तहसील से है। अंग्रेजी विषय से आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। 13 वर्ष की आयु से आप संघ के स्वयंसेवक बने और 1972 से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपने प्रांत संगठन मंत्री से राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। जेपी आंदोलन में आप सक्रिय थे। उस दौरान पौने 2 वर्ष आपको जल यात्रा भी करनी पड़ी। गुवाहाटी में युवा विकास केंद्र संचालन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्वोत्तर भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य विस्तार में आपकी अहम भूमिका है। आपने संगठन के कार्य हेतु संपूर्ण भारत की असंख्य बार प्रदक्षिणा की है। साथ ही आपने नेपाल, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसी विदेश यात्रा भी की है। कुछ दिनों पूर्व नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद संघ द्वारा भेजी राहत सामग्री और राहत दल के प्रमुख के नाते आप नेपाल गए और वहाँ कई दिनों तक आपने सेवा कार्य किया।
वर्ष 2004 में आप संघ के अखिल भारतीय सहबौद्धिक प्रमुख बने। आप कन्नड़ के अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मराठी आदि अनेक भारतीय विदेशी भाषा के आप मर्मज्ञ हैं। आप लोकप्रिय कन्नड़ मासिक असीमा के संस्थापक, संपादक और प्रसिद्ध विचारक हैं। सर, आपका एक स्वयंसेवक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सह सरकार्यवाह तक का सफर सभी कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायी है। सर, आप वर्तमान समय में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं। आपके लिए एक पंक्ति में मैं इतना ही कहूँगा, मातृभूमि का समर्पित दीप मैं, चाह मेरी कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। आदरणीय किशोर जी शितोले जी से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय दत्तात्रेय जी का पुष्प, स्मृति एवं किताब देकर स्वागत करें एवं उनका सम्मान बढ़ाए। धन्यवाद सर। मंच पर विराजमान आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी शितोले सर, आप पेशे से सिविल इंजीनियर और एक यशस्वी उद्योजक है। जलदूत इस संस्था के माध्यम से आपने जल क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर युवाओं के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्तमान समय में आप देवगिरी सहकारी बैंक विद्यमान के अध्यक्ष हैं। साथ ही आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के आप राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। आदरणीय किशोर जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री मनोज जी शेवाड़े को, और वे उनसे अनुरोध करता हूं कि वे शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें या उनका सम्मान बढ़ाए। मनोज जी विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता है, बांधकाम पेशे से बांधकाम व्यावसायिक है और सामाजिक कार्य में सक्रिय है और वर्तमान समय में मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के वे विद्यमान अध्यक्ष है। स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर स्मृति व्याख्यानमाला के आज प्रथम पुष्प के इस सत्र का प्रास्ताविक रखने के लिए मैं ध्वनि मंच की ओर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मनोज जी को। श्रद्धेय प्रल्हादजी यांना नम्र अभिवादन करतो। आज स्वर्गीय प्रल्हादजी अभ्यंकर स्मृती व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आपल्यामध्ये उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेयजी, व्यासपीठावर उपस्थित देवगिरी नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय किशोरजी शितोळे, सभागृहात उपस्थित जयंतजी अभ्यंकर, खासदार भागवतजी कराड साहेब, तसेच सर्व मान्यवर पत्रकार बंधू आणि या व्याख्यानमालेला ऑनलाईन उपस्थित असलेले सर्व श्रोते, या सर्वांचं मी मराठवाडा युवक विकास मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम केलेला कार्यकर्ता महाविद्यालयीन जीवन झाल्यानंतर व्यवसाय नोकरीच्या निमित्ताने अन्य ठिकाणी गेल्यानंतर सुद्धा संघटनेशी आपले असलेले नाते टिकून ठेवण्यासाठी मराठवाडा युवक विकास मंडळाची स्थापना झाली। या परिषदेच्या पूर्व कार्यकर्ता गटाची स्थापना झाली। याचे सातत्य टिकवण्यासाठी स्वर्गीय प्रल्हादजी अभ्यंकर यांचं निधन झाल्यानंतर त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ एक शहरामध्ये व्याख्यानमाला असावी, प्रल्हादजींच्या नावाने आज गेल्या 21 वर्ष ही व्याख्यानमाला शहरात चालते। ते विद्यार्थी परिषदेचं हे पूर्व कार्यकर्त्यांचं कार्यक्रम सातत्याने टिकावा त्यासाठी केलेला हा छोटासा प्रयत्न। या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने या व्यासपीठावरती राष्ट्रीय स्तरावरच्या अनेक दिग्गज वक्त्यांनी आपले विचार इथे मांडले।
त्या काही वक्त्यांची नावं मी इथे आवर्जून आपल्यासमोर मांडू इच्छितो. आदरणीय राम माधवजी, आदरणीय तरुण विजयजी, सुब्रमण्यम स्वामीजी, देवेंद्र फडणवीसजी, त्यानंतर अवनीशजी भटनागरजी, नितीनजी गडकरी, अरुण कुमारजी, पी मुरलीधररावजी, अनिरुद्ध देशपांडे सर, त्याच्यानंतर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेजी, त्याच्यानंतर गोविंदाचार्यजी, शेषाद्रीचार्यजी आणि आपल्या सर्वांना आदरणीय असलेले स्वर्गीय बाळासाहेब आपटेजी आदी लोकांनी या व्याख्यानमालेच्या व्यासपीठावरून संभाजीनगर शहरामध्ये आपले विचार मांडले आणि त्यांचे विचार ऐकण्याचा आपलाच योग आला. विद्यार्थी परिषदेच्या अगदी आग्रहाचे विषय असलेले राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व्यक्तिमत्व विकास या विषयाला अनुसरून सामाजिक भान ओळखून पूर्व कार्यकर्त्यांनी केलेला हा छोटासा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आज शहराच्या वैचारिक प्रबोधनास सहाय्य तथा पूर्व कार्यकर्त्यांचे संघटन म्हणून एकत्र राहण्याचे आम्ही प्रयत्न करत आहोत. या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या विषयांसाठी वर्षभर अनेक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र येत असतो. आज शहरामध्ये विद्यार्थी परिषदेचे जवळपास 350 ते 400 कार्यकर्ते शहरात असून त्यापैकी काही कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते अन्य संस्था संघटनांमध्ये जरी काम करत असतील तरी या मराठवाडा युवक विकास मंडळाशी संलग्नित आहेत. आपण सर्वजण नेहमीच आम्हाला सहकार्य करत असतात. हे सहकार्य असंच पुढेही चालू ठेवताल ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. तत्पूर्वी आम्ही विद्यार्थी परिषदमध्ये काम करत असताना एक गीत आम्ही नेहमी गात होतो. आजही ते गीत गायलं जातं. त्या गीताच्या 4 ओळी आपल्यासमोर मांडतो आणि थांबतो. समाज के सब दोष मिटा दे, समरसता का भाव बढ़े, संगठना के आराधन में साधक बन हम अविराम चले, हम सब आज प्रतिज्ञा कर ले, राष्ट्रभक्ति का स्तोत्र बने, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें. धन्यवाद. धन्यवाद मनोज जी. इसके बाद आज के इस सत्र के अध्यक्ष माननीय किशोर जी से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपना मंतव्य रखें. स्वर्गीय प्रहलाद जी के स्मृति में रखी व्याख्यानमाला के आज की ये पहली श्रृंखला में पहले कड़ी में उपस्थित प्रमुख व्याख्याता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय जी, मंच पर विराजमान मेरे मित्र मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के अध्यक्ष मनोज शेवाले जी, अभ्यंकर परिवार के सम्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र के विधानसभा के माजी अध्यक्ष रहे विधायक श्री हरिभाऊ बागड़े नाना जी, सभागृह में उपस्थित श्रोता, ऑनलाइन उपस्थित श्रोताओं को सभी को मैं देवगिरी बैंक की ओर से सादर प्रणाम करता हूं. डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की शुरुआत की और संघ का विचार रहा है कि देश को परम वैभव पे ले जाना और इस परम वैभव पर ले जाने के आत्मनिर्भर होना. इस समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ा रहे, कुछ ना कुछ करे, स्वाभिमान से जिए. इस विचार को सजगता से जीते रहे प्रहलाद जी अभ्यंकर जी. प्रहलाद जी ने मुंबई छोड़कर अपने गांव आए. गांव में किसानों के साथ रहकर खेती की, किसानों का दुख, किसानों की गरीबी, मजबूरी देखी. जिस गांव में थे वहीं पर शुगर फैक्ट्री थी. किसानों के बहुत सारे प्रश्न उससे लेकर थे. उन प्रश्नों को छुड़ाने के लिए प्रहलाद जी ने उनको मार्गदर्शन किया, उनमें रहे,
उनके समस्याओं को हल किया। इन किसानों के बच्चों को रोजगार दिलवाने में प्रहलाद जी ने विशेष कार्य किया। किसानों के इस युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जीवन भर प्रहलाद जी अविरत कार्यरत रहे थे। उसी समय मैंने भी अपना एक छोटा कारोबार शुरू किया था, लड़खड़ा रहा था। प्रहलाद जी का आप सभी जैसा मुझ पर भी विशेष स्नेह था और प्रहलाद जी ने, उनके दामाद एक बड़े कंपनी के बड़े अधिकारी थे, उनसे मेरी भेंट कराई। उसका परिणाम मेरा कारोबार में बहुत उस क्षण जो मदद की ज़रूरत थी वो मदद हुई और आज जो आत्मनिर्भर हूँ उसका विशेष श्रेय प्रहलाद जी को जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभागृह में, इस मंच व्यासपीठ के सामने जो बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे मित्र या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे युवा है, जैसे मित्र है कि जिन्हें प्रहलाद जी ने अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए बहुत प्रेरित किया, आत्मनिर्भर किया। और इसी विचारों को लेकर 35 साल पहले कुछ स्वयंसेवकों ने, जहां संस्थापकों में आदरणीय नाम लिया जा सकता है नानाजी बागड़े, इनका भी जो संस्थापक रहे, उनके साथ कुछ स्वयंसेवकों ने एकत्र आकर देवगिरी बैंक की स्थापना की। उद्देश्य था कि समाज के हर वंचित छोटे घटक को, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। और 35 साल पहले लगाया हुआ ये छोटा सा पौधा आज देवगिरी बैंक महाराष्ट्र भर में 31 शाखाओं के रूप में एक बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। 2000 करोड़ रुपए का कारोबार देवगिरी बैंक कर रही है। हजारों समाज के हजारों छोटे बड़े वंचित घटकों को आर्थिक सहायता करके समाज की सेवा में अविरत कार्यरत देवगिरी बैंक है। लेकिन हम सब दोस्तों जानते हैं कि पिछला साल वैश्विक मंदी का रहा। वैश्विक मंदी की शुरुआत हो चुकी थी और उसी के सामने ये कोरोना का संकट आया और बैंकों ने जिन्हें भी ऋण दिया था, कर्जा दिया था, वो ऋणदार चाहकर भी बैंकों के ऋण चुका नहीं पाए, हफ्ते भर नहीं पाए। सारी बैंकें जो है आज एक नुकसान के रास्ते पे चल रही है। पिछले 5 महीने बैंकों में कोई कारोबार नहीं है। फिर भी जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी है, आप लोगों का जो डिपॉजिट बैंक में रखा हुआ है उस पर ब्याज देना पड़ता है, ये खर्चे तो चलते रहे। लेकिन जो डिपॉजिट बैंक के पास पड़ा हुआ है उसे कर्जे के रूप में, ऋण के रूप में लेने के लिए अच्छे बोरोवर, अच्छे कर्जदार नहीं है। और ये सभी बैंकों की स्थिति है। इसी में ऊपर आरबीआई का बहुत बड़ा फॉलोअप या आरबीआई का बहुत बड़ा डंडा लेके सब डिपॉजिटर का डिपॉजिट अच्छा रहे, इसके लिए बैंकों के पीछे नई नई नियमावली लेके एक फॉलोअप चल रहा है। ऐसे इसमें ये सारी बैंकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे इस समय के चुनौती को देवगिरी बैंकों ने स्वीकार किया। ऐसे समय पीछे रहेगी तो प्रहलाद जी के विचारों की बैंक कैसे? और इस चुनौती को स्वीकार के देवगिरी बैंक के प्रशासन ने अपने व्यवसाय वृद्धि के लिए कुछ योजनाएं बनाई। मैं यहाँ पर गर्व से बताना चाहूँगा कि अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए देवगिरी बैंक ने नागरी बैंकों में पहली बैंक होगी देवगिरी बैंक, जिसने अपना अत्याधुनिक अद्ययावत ऐसा कॉल सेंटर बनाया।
दूसरा, देवगिरी बैंक ने डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करने वाली एक सेल्स टीम बनाई, जो अपने ग्राहकों के दौर पर जाती है, उनकी ज़रूरतें समझती है और जो नियमों के अनुसार पूरा करने की कोशिश करती है। कॉल सेंटर के माध्यमों से समाज के हर घटक तक पहुंचकर उनके आर्थिक जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करती है। तीसरा, अत्याधुनिक वेबसाइट बनाई जिसके माध्यम से ग्राहक वर्ग कहीं से भी हो कम समय में बैंक के साथ जुड़ता है। चौथा, सेल्स और मार्केटिंग की एक नई टीम बनाई गई और इसी से आगे जाकर कोरोना से जूझने के लिए हमारे पास अभी केवल इम्यूनिटी पावर चाहिए, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो एक फिटनेस क्लब बैंक के लिए बहुत अनोखा था। पहली बार ऐसा संकल्प लिया गया और ये योजना देवगिरी बैंक के प्रशासन में चली। एक फिटनेस क्लब बनाया गया जो पहले कर्मचारियों के लिए था कि जो अपने आर्थिक और मानसिक परिस्थिति को अच्छा रखे, सुदृढ़ रखे। और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि अब ये समाज को साथ लेके, ये बैंक का फिटनेस क्लब अभी समाज में जाकर ग्राहक अपने परिजनों को लेकर सबका स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहेगा, इसके लिए ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन प्राणायाम और हर इतवार को कोई ट्रेकिंग के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, एक सामूहिक कृति करके हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी कोशिश करने में लगी हुई है। और इसका परिणाम दोस्तों ऐसे हुआ कि आज देवगिरी बैंक यानी और बैंकों में अवस्था यह है कि डिपॉजिट पड़ा हुआ है, पैसा बहुत है, लेने के लिए ऋणदार कोई नहीं है, लेकिन अपन ने ये सारे जो प्रकल्प किए उसका परिणाम ये हुआ कि आज देवगिरी बैंक के पास ऋण लेने के लिए एक बहुत बड़े तादाद में ग्राहक आने लगे। और हमें अभी कभी कभी शंका लगती है, आशंका लगती है कि हम ये भीड़ को, इस सारे सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। आदरणीय नाना जी का इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है। तो इस तरीके से देवगिरी बैंक अपने विषय में आज समर्थ है, आत्मनिर्भर है और मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के साथ मिलकर 21 साल से इस व्याख्यानमाला को चलाकर समाज के, जैसे माननीय दत्तात्रेय जी है, ऐसे वक्ताओं को लाकर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका अच्छा सुदृढ़ सशक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयास में आप सभी का आशीर्वाद, सबका सहाय, इसके बिना ये शक्य नहीं था। आप इसके लिए हमेशा देवगिरी बैंक के साथ जुड़े रहेंगे और देवगिरी बैंक आत्मनिर्भर रहकर समर्थ भारत बनाने में कार्यरत रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर जी। किसी भी समारोह का अंतिम पड़ाव होता है आभार, लेकिन इस समारोह का समापन वंदे गान से होगा, इसलिए मैं अभी शुरू में ही आभार ज्ञापित करता हूँ। आज इस प्रथम पुष्प के वक्ता आदरणीय दत्तात्रेय जी हमारे बीच उपस्थित रहे, इसलिए हम सबकी ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नाना, सांसद भागवत जी कराड़ साहेब, किशोर जी, मनोज जी, आदरणीय प्रवीण जी, इन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही सभी ई मंच के माध्यम से जुड़े श्रोतागण एवं देवगिरी नागरी सहकारी बैंक के सभी सदस्य कर्मचारियों के प्रति सहयोग के लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के सभी पूर्व कार्यकर्ता, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे हमारे शारीरिक विकास का आधार हमारा आहार होता है, वैसे ही हमारे मन, बुद्धि, चित्त सहित समस्त भावनात्मकता का विकास का आधार संगीत होता है। तो व्यक्तिगत गीत लेने हेतु मैं ध्वनि मंच की ओर आमंत्रित करता हूँ विश्वनाथ दासरथे जी को। व्यक्तिगत गीत होगा और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत विषय पर दत्तात्रेय जी हमें लाभान्वित करेंगे और अंत में तृप्ति वाटेगांवकर के माध्यम से, वंदे गान के माध्यम से इस समापन समारोह का समापन होगा। धन्यवाद।
हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। मिलजुल के मेहनत करे, मेहनत वो रंग लाएगी, सींचे पसीने से तो माटी मोती उगाएगी। धानी चुनर ओढ़ के धरती ये गुनगुनाएगी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। कोई हो ना छोटा बड़ा, ऐसा जमाना आएगा, होठों पे होगी खुशी, हर दिल तराना गाएगा। समता का सूरज नया सुख का सवेरा लाएगा। अब प्यार से हम बदलेंगे हर उल्टी रीति पुरानी, अब प्यार से हम बदलेंगे हर उल्टी रीति पुरानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। कांटों से खेलेगा जो खुशियों के फूल चुनेगा, नारा हमारा नया सारा ये देश सुनेगा। आत्मनिर्भर भारत ये मेरा विश्व में नमूना बनेगा। धरती पे फिर छाएगी मस्ती की रुत मस्तानी, धरती पर फिर छाएगी मस्ती की रुत मस्तानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। हर खेत में होगा काम, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष और देवगिरी नागरी सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री किशोर जी सितोले और मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज जी, सभागार में उपस्थित सार्वजनिक जीवन के, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के राजनैतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, औद्यमिक ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रमुख गणमान्य बंधुओं,
इस सभागार के बाहर भी और आज के तंत्रज्ञान से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे योग्य समझा और आपने बुलाया, आपके निमंत्रण स्वीकार करते हुए मैं यहाँ आया। कुछ समय पहले ही आना था मुझे, किसी कारणवश मैं पिछले वर्षों में नहीं आ सका, तो इस वर्ष वैसे ऑनलाइन में ये कार्यक्रम के लिए निमंत्रण था, तो मैंने कहा मैं स्वयं आऊँगा। संभाजीनगर में, औरंगाबाद में आने से 24 घंटे यहाँ रहूँगा तो और भी अपने मित्रों से, परिचितों से, नए लोगों से मिलने का एक अवसर भी होगा। ऐसे पिछले 2 महीने से मैं संगठन के कार्य से प्रवास तो प्रारंभ किया ही हूँ, तो इसलिए मुझे लगा मैं आ जाऊँ, तो इसलिए सहर्ष उन्होंने स्वीकार भी किया, तो इसलिए मैं आपके सम्मुख कभी प्रस्तुत हूँ। और मराठवाड़ा युवक विकास मंडल, जैसे अभी मैंने किशोर जी ने इसका उल्लेख किया, 2 महानुभावों का, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनके प्रेरणा से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के एक अद्भुत कार्य पिछले 90 वर्षों से अधिक कार्यकाल यहाँ लगातार चल रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के प्रभाव सब जानते ही हैं। और दूसरे नाम भी आपने लिया, जिनके स्मृति में यह व्याख्यान चल रहा है, स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर। तो मराठवाड़ा युवक विकास मंडल, जैसे मैं समझता हूं, तो इन्हीं प्रेरणा पुरुषों के शुभाशीर्वाद से अपना कार्य संचालित कर रहा है। मराठवाड़ा के विकास भी चाहिए, युवकों के विकास भी चाहिए, और मराठवाड़ा के विकास के लिए युवकों के विकास होना आवश्यक है। और युवक अकेले नहीं कर सकते, मंडल बनाकर करते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। तो इसलिए मराठवाड़ा युवक विकास मंडल ये अपने नाम के अनुरूप उसको सार्थक करने की दिशा में पिछले इतने वर्षों से लगातार सक्रिय है। इसलिए मैं समाज की ओर से मराठवाड़ा युवक विकास मंडल के समस्त कार्यकर्ता, वर्तमान और पूर्व में जिन्होंने कार्य किया, इसके लिए परिश्रम किया, इस मंडल के कार्य को यहाँ तक लाने में उन्होंने अपने योगदान दिया, उन सबको साधुवाद देता हूँ। मैं आज प्रहलाद जी के निवास पर भी गया था, उनके परिवारजनों से भी मिला, यहाँ भी आप उपस्थित हैं, और स्वर्गीय प्रहलाद जी को देखने का, उनकी बात सुनने के अवसर एक ऐसे सौभाग्य मुझे भी समय समय पर प्राप्त हुआ था। संघ के बैठकों में उनके विशिष्ट शैली के बातचीत, उनके अर्थपूर्ण विवरण, शब्दों में खेलने के उनके शब्द संपदा और क्षमता, और घटनाओं को बताते हुए जीवन के अर्थ और जीवन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के उनके वह सामर्थ्य, इन सब का मैं भी थोड़ा बहुत अनुभव किया हूं। उनसे ज्यादा सीखने के समय भी ज्यादा नहीं मिला, और मेरे आयु और अनुभव भी ऐसे नहीं था। उस समय मैं थोड़ा समय देकर ज्यादा पा सकूं, ये अनुभव भी मेरा नहीं था। इसलिए उस समय मैं जो सीख सका, जो पा सका, वह जीवन के लिए एक निधि के रूप में आज भी मेरे पास है। प्रहलाद जी जैसे अभी यहाँ
कहा गया। प्रहलाद जी के बारे में आप लोगों के सामने कहना नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं। लेकिन जिनके स्मृति में यह कार्य चल रहा है, उनके स्मृति में 4 पुष्प, 4 सुमन श्रद्धा से रखना, यह मेरा कर्तव्य बनता है और मेरी भावना भी है। जैसे अभी कहा कि भारत समृद्ध हो, परम वैभव तक पहुंचे, इसलिए भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए जीवन भर कार्य किया प्रहलाद जी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे, संघ के विभिन्न दायित्व निभाए। मान्य संघ चालक के नाते उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शाखा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के, लेकिन समस्त हिंदू समाज के, समस्त समाज के उन्होंने मार्गदर्शन किया। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए उनके पास उनके अनुभव के, अवलोकन के, अध्ययन के एक गहरे चिंतन, विचार और प्रयोग करके पाए हुए जीवन के अर्थ, ये सब उनके पास होने के कारण उन्होंने उसको बांटा, लोगों को दिया। और उन सबसे अधिक उन्होंने सभी को अपने हृदय के स्नेह और आत्मीयता यह भरपूर दिए। प्रहलाद जी को आज स्मरण करते हैं, वो एक कारण से भी स्मरण करें तो हम धन्य होते हैं। प्रहलाद जी ऐसे एक आत्मीयता पूर्ण घर के मुखिया के नाते, समाज के मुखिया के नाते वो रहे। तो प्रहलाद जी उवाच जो है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, उस पर मैं ज्यादा अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इस वर्ष के जो 3 विषय हैं, आत्मनिर्भर भारत, कृषि संबंधित कल और शिक्षण के बारे में परसों, ये तीनों विषय मैं समझता हूं प्रहलाद जी के हृदय के समीप के हृदय के विषय थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में अनेकों कार्य किए, अनेकों प्रयोग किए, अनेकों असंख्य लोगों को प्रेरणा भी दिया। जैसे अभी नागरिक बैंक के अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया, लोग स्वावलंबी रहे, लोगों के जीवन के स्तर बढ़े, शिक्षण पाकर लोग अपने जीवन को संस्कारित और ज्ञानमयी बनाए। और भारत के जो रीढ़ की हड्डी है कृषि क्षेत्र, वो स्वयं एक कृषक थे। शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ भी किया और उसके बीजारोपण करने के लिए दूसरों को प्रेरणा भी दी। इसलिए शिक्षण, कृषि और इन दोनों के आधारित आत्मनिर्भर भारत, यह इस वर्ष के 3 विषय हैं। तो इसमें प्रथम पुष्प समर्पित करने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आर्थिक क्षेत्र के कोई ज्ञाता नहीं हूं। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में सामान्यतः आर्थिक विषयों के अधिक बल देकर, अधिक आग्रह करके विचार रखने के कार्य पिछले 2-3 महीनों में देश के अर्थ क्षेत्र के तज्ञ लोगों ने भरपूर किया है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? कोई भी देश स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए चाह क्यों रखता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक स्वदेशी आंदोलन के, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के, स्वावलंबी बनाने के, स्वयं पूर्ण बनाने के एक मुहिम उस समय भी चला था। भारत के बारे में लोगों ने सपना देखे, केवल अंग्रेज यहां से भाग जाए इसलिए उनको भगाने के एक तात्कालिक, एक तात्पुरतिक संग्राम या आंदोलन करने में वो लोग अपने जीवन नहीं खपाए। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत
उनके विचारों की पुस्तक है। भारत के लिए सदा सर्वदा प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद भारत के समृद्धि के, भारत के उन्नति के ऐसे एक चित्र उन्होंने देखा है सबके सामने, उस तस्वीर को उन्होंने रखा है। सुदीर्घ रात्रि समाप्त होकर फिर से एक बार भारत माता काली के रूप में, जगत जननी के रूप में वो फिर से खड़ी हो रही है। अब कभी वो नहीं सोएगी और भारत कहां कहां से उठेगा, विस्तार से स्वामी जी ने उद्गार किया है। वो कहते हैं कैसे झोपड़ी से, कारखाने से, खेत खलिहानों से भारत उठकर आएगा। एक आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्धि, स्वाभिमानी भारत के चित्र स्वामी विवेकानंद ने अपने उस अमर कंठ से उन्होंने देश के लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय नामक उन्होंने एक विचार रखा। उन्होंने भी इसी प्रकार के विचार रखे। शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन अभ्युदय किसके और उसके मूल मंत्र क्या है, उसके आधार क्या है, उन्होंने भी यही कहा था। इसलिए बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की उन्होंने। वहां विज्ञान के, कला के विभिन्न संकायों के प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा यहां से निकलने वाले एक एक विद्यार्थी भारत के अभ्युदय के लिए काम करेगा। मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने स्वदेशी समाज, ऐसे उनके एक पुस्तक है, उसमें भारत के समाज, ये स्वदेशी समाज के नाते कैसे उठना चाहिए, इसलिए यहाँ के लोगों के अंदर किस प्रकार के स्वाभिमान के, जागृति के एक ज्वार खड़े होने चाहिए और समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, उन्होंने विस्तार से चर्चा की। तो इसलिए देश की स्वतंत्रता का आंदोलन केवल ब्रिटिश यहां से अपने देश में लौट जाए और हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में आ जाए, ऐसे एक सीमित आकांक्षा से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चलाए लोगों ने। भारत को ऐसे एक विश्व के राष्ट्र मालिका में अत्यंत सम्मान के, प्रतिष्ठा के स्थान मिलना चाहिए। वो मिलना है तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर हम दुनिया को बता सके हम स्वाभिमानी हैं, समृद्धिशाली है, हम सशक्त है, संगठित है, हम एकात्म है, स्वाभिमानी, शक्तिशाली हैं। ऐसे जब भारत को खड़ा करने के एक समय आएगा तब हम कह सकते हैं भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। 1947 के 15 अगस्त को जरूर हम स्वतंत्र हुए। वो एक दरवाजा खोला, उस द्वार को खोलने के पश्चात विभिन्न प्रकार के स्वातंत्र के, विभिन्न प्रकार के स्वाधीनता के, विभिन्न प्रकार के विकास के अनेकों द्वार खोलने चाहिए। यही प्रयत्न पिछले 75 वर्षों में भारत के लोगों ने सरकार के साथ या सरकार के बिना या सरकार के सहयोग से करते रहे। भारत के कोटि कोटि जन वो इस दृष्टि से आगे बढ़ने चाहिए। सरकार उसके लिए एक सशक्त उपकरण है, सत्ता इसके लिए एक राह दिखा सकती है, सत्ता इसके लिए लोगों के अंदर के इस क्षमता को, सामर्थ्य को जगाने का कार्य सत्ता में बैठे हुए लोगों के नेतृत्व के कारण संभव है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में इस प्रकार के नेतृत्व के कारण देश कैसे आगे बढ़े यह हम देख सकते हैं, इतिहास साक्षी है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता क्या है? एक अर्थ से यह स्वावलंबी स्वयं पूर्णता है। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के सपने के पीछे ऐसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इच्छा रखती है। उस आकांक्षा के कारण वो किसी भी प्रकार के कार्य में कूदते हैं। एक व्यक्ति, एक समाज, एक कुटुंब सभी आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखते हैं। ये सभी की इच्छा है, चाह है। थोड़ा बड़े आयु के व्यक्ति है समझो, वो यदि सीढ़ी चढ़कर आ रहे हैं
तो आपने जाकर उनको थोड़ा सा सहारा देने के प्रयत्न किया, वो कहेंगे तुरंत नहीं 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 नहीं, नहीं मैं चढ़ूंगा, चिंता मत करो। हमको लग रहा है वो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन वो क्यों ऐसे कहता है? वो व्यक्ति कष्ट है, लेकिन उनको लगता है मैं मेरे पैरों से, मेरे स्वयं की शक्ति के आधार पर मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूं, मैं दूसरों पर निर्भर हूं। ऐसे होने की किसी की इच्छा नहीं होती। वो कहते नहीं मैं चढ़ूंगा, छोड़ दो। यानी मनुष्य को वह इच्छा, वह चाह, वह आकांक्षा ये अंदर बैठी हुई रहती है, वो प्रकट होती है। गृहस्थ जीवन में सभी लोग यही चाहते हैं, कोई भी दूसरों के सामने अपने हाथ पसार कर दीनता के भाव से जीवन जीना चाहिए, ये किसी के मन की इच्छा नहीं होती। सबको लगता है हमारे एक छोटे क्यों ना हो, बड़े ना हो तो सभी, लेकिन अपने कुटीर रहे, अपने एक मकान रहे, हम स्वावलंबी रहे। हम दूसरों के मकान से किराए देकर कब तक रहेंगे? ये हर किसी की इच्छा क्यों होती है? हर कोई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयत्न करता है। यह जीवन में यह एक लक्ष्य बनता है, मुझे स्वावलंबी होना चाहिए, स्वयं पूर्ण होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यही इच्छा एक समाज के, एक राष्ट्र के होने चाहिए। तो आत्मनिर्भरता एक मंत्र बना है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता उत्सव के इस वर्ष के भाषण में उन्होंने कहा, वैसे 12 मई को आत्मनिर्भरता के संदर्भ में उन्होंने जब घोषणा की, उससे लेकर आज में की स्थिति में ये जो महामारी के संकट है उसमें काफी बदल आया है। पिछले मार्च महीने से अभी तक लगभग 7 महीने जो होने को आया, इन 7 महीनों में विश्व के अंदर इस महामारी के संकट के दौरान लोग बाहर भी देख रहे हैं, अंदर भी अवलोकन कर रहे हैं। जीवन के कई आयामों में पुनर्विचार करने के लिए हम अब मजबूर हुए हैं। समय के इस आवश्यकता को देखकर लोग अपने जीवन के राह कैसे रहें, हम प्रकृति के साथ कैसे जीना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए, मेरे स्वयं के लिए मेरे जीवन की शैली प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक मेरे जीवन कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे स्वस्थ रहना, मेरे कुटुंब कैसे स्वस्थ रहना, मेरे समाज कैसे आरोग्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों के कष्ट होता है तो मुझे उनके लिए सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए मुझे आगे दौड़ना चाहिए। एक देश के अंदर एक मंथन चल रहा है, उसके साथ साथ एक नए जीवन के राह को ढूंढने के प्रयत्न भी चल रहा है। कोरोना के बाद सहज परिस्थिति जब आएगी तब विश्व की ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व की जो स्थिति है इसमें एक नयापन आ जाएगा। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे लेखों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, सेमिनार वेबिनार्स के द्वारा लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं, देयर विल बी न्यू ऑर्डर। वो क्या न्यू ऑर्डर होगा? न्यू नॉर्मल। अभी तक जो सहज स्वभाव कहते थे, वो स्वभाव, वो सहज स्थिति, अभी तक जिन चीजों को हम सहज मानते थे वो रहेगा कि नहीं? एक नए प्रकार की सहज स्थिति आएगी, न्यू नॉर्मल। वो न्यू नॉर्मल क्या क्या होंगे? इन सब के बीच हम अपने देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहिए। देखिए, एक ही साथ 2 प्रकार के चीजों में हमें उनके साथ अपने जीवन को, राष्ट्र जीवन को, व्यक्ति जीवन को चलाना पड़ेगा। एक तरफ सारे विश्व के साथ एक परस्परावलंबी भी हमें होना चाहिए, आवश्यक भी है। किसी देश में हाइड्रोक्लोरोक्लोरीन HCQ या पैरासिटामोल उनके लिए आवश्यक था, तो इसलिए हमने उनके लिए दिए। इस देश से हम भेजे। वसुधैव कुटुंबकम कहना केवल
मंच से कहने के उपदेश नहीं होता। संकट में रहने वाले लोग किसी भी देश के हो, उनके सेवा के लिए, सहयोग के लिए दौड़ना चाहिए। अपने लोग दिया हमने, हम स्वावलंबी भी होना चाहिए। विश्व संकट में रहते समय परस्परावलंबी भी होना चाहिए। म्यूचुअलिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी ये आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ आवश्यक बातों के लिए स्वावलंबी भी होना चाहिए। इसी कोरोना के लॉकडाउन के इस कालखंड में जब हम मार्च के पहले की स्थिति देखते हैं, अपने पास आवश्यक पीपीई नहीं थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जितने आवश्यक थे उतनी संख्या में नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब हुआ, कई अन्य चीजों के बनाने वाले कारखाने देश में वेंटिलेटर्स और पीपीई की आवश्यकता है, इसलिए वेंटिलेटर्स और पीपीई बनाने के लिए वो आगे बढ़े। वैसे वो फैक्ट्री उसके नहीं थे, लेकिन देश को स्वावलंबी बनाना, इसके लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना। आज क्या स्थिति है? आज भारत पीपीई, वेंटिलेटर, इन सारे विषयों में न केवल स्वावलंबी है, हम दूसरे देशों के देने की स्थिति में आ गए। केवल 3 महीने के अंदर भारत इस स्थिति पर पहुंच गया। इसका अर्थ क्या है? इसके मतलब क्या है? क्या संदेश है? यदि आवश्यकता पड़ती है तो भारत के लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आवश्यक चीजों को अपने से करने के लिए हम सशक्त हैं, लेकिन ऐसा मौका आना चाहिए, ऐसे परिस्थिति होनी चाहिए तो करते हैं हम। के संभव है? तो इसलिए आवश्यक बातों के लिए आत्मनिर्भरता के अर्थ न केवल आर्थिक विषय नहीं है। आत्मनिर्भरता के अर्थ दुनिया के बाकी सभी देशों के दरवाजा बंद कर दो, केवल हम दुनिया से अलग होकर रहेंगे, यह भी नहीं है। हमको दुनिया के साथ रहना पड़ेगा। विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ हमें जीना चाहिए। जहां आवश्यक है उनसे अच्छी बातें हम लेंगे, जहां आवश्यक है उनके लिए कुछ सहयोग देना है देंगे, सहयोग हम भी लेंगे, लेकिन अपने जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक चीज है उन विषयों में, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इन विषयों में, सुरक्षा, इन विषयों में हमें किसी के बदौलत नहीं रहने चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, यह आवश्यक है। इसलिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता यह विश्व से अलग होना नहीं है, विश्व के साथ रहना, लेकिन विश्व के किसी देश के साथ हाथ पसार कर उनके सामने दीनता से खड़े नहीं रहना, हमें अपने पैरों पर खड़े रहना। कुछ वर्ष पूर्व अन्न के लिए, खाद्यान्न के लिए हमें दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 की बात पुराने कुछ लोगों को यहां याद होगी। हमें गेहूं बाहर से आए, मिल्क पाउडर बाहर से आए, अपने देश में दूध नहीं, गेहूं नहीं, यानी अन्न नहीं, ऐसी स्थिति थी। लेकिन देश ने निर्णय किया, संकल्प लिया, हरित क्रांति हुई, क्षीर क्रांति हुई। हम आज विश्व में कई विषयों में, दूध में, दाल में और विषयों में, चाय के में, कॉटन में, कपास में, अन्न खाद्यान्न में, कई इसमें पहले या दूसरे स्थान पर है। हम दुनिया के अन्य देशों के सामने, उनके दरवाजे के सामने खाद्यान्न के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए खड़े रहे। आज हम अगले वर्ष 2020-21 में अभी भारत सरकार के फूड डिपार्टमेंट के जो आकलन है उसमें 298 मिलियन टन, लगभग 30 करोड़ टन हम आहार उत्पादन किए। हम स्वावलंबी बने हैं। मिल्क पाउडर मंगवाते थे, हम दूध में स्वावलंबी बने हैं। वितरण के प्रश्न हैं,
सबको मिलने के लिए जो आवश्यक करना चाहिए उसके प्रश्न है, वो हमारे समाज के प्रशासन के स्वभाव और तंत्र के आधार पर हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। चीजों की कमी नहीं है, वितरण की प्रणाली ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए इन विषयों में आत्मनिर्भरता है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता यह कुछ विषयों के दृष्टि से हम देखें, वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 विषयों के संदर्भ में आधार स्तंभ के रूप में उन्होंने कहा है। एक देश की इकोनॉमी, आर्थिकता। दूसरे उन्होंने कहा है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे बिंदु उनका कहना है वो है टेक्नोलॉजी फॉर सिस्टम, व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान। और चौथी बात उन्होंने कहा है डेमोग्राफी, भारत के जनसांख्यिकी जो है विविधता है लेकिन क्षमता है। और पांचवा उन्होंने कहा है डिमांड्स, एक मांग है इन चीजों के बहुत सारे इस जनसांख्यिकी के कारण। तो ये 5 आधार स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्षेत्र के एक पुनर्रचना और स्वावलंबी बनने के, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने उस दिन कहा। लेकिन आत्मनिर्भरता के आर्थिक पक्ष के साथ साथ अन्य विषयों के यदि हम देखते हैं या इन विषयों के लिए देखते हैं तो थोड़ा और विस्तार से इसको दिशा तो उन्होंने बता दी, हम थोड़ा से गहराई से देखें, थोड़ा विस्तार से देखें। एक है देश की सुरक्षा। किसी भी देश को इसमें आत्मनिर्भर रहने चाहिए, डिफेंस। दूसरा है आर्थिक बल, देश के अंदर के आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी वगैरह वगैरह। तीसरा है कि इन दोनों के सपोर्ट करने के लिए आवश्यक शिक्षण की व्यवस्था, विज्ञान के आविष्कार, ये सारे चीजें आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक बातें बनती हैं। तो इसलिए कुछ वर्ष पूर्व डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो 3 विषयों के बारे में उन्होंने भारत कैसे विकसित भारत के 3 लक्षण उन्होंने बताए थे। पहला उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारत एक प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए। उसको उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा, टारगेट। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था दुनिया के पहले 4 राष्ट्रों में भारत एक होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से। तो ये उन्होंने कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा 9% अपने जीडीपी की वृद्धि होनी चाहिए। किसी भी इतने बड़े देश में एकदम गरीब नहीं है, ऐसे नहीं होता। इसलिए जो गरीबों की संख्या है वो आने वाले 2020-25 की, उन्होंने तो 2020 तक बताया था, तो वो 10% से कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहना चाहिए। ऐसे कोई आकांक्षा नहीं है। एक हमें फेज वाइज चरणबद्ध इसमें करना है। तो 10% से ज्यादा लोग भारत में गरीब रहना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम 100% सभी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना संभव नहीं होता। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से यह हो गया आर्थिकता के। दूसरे उन्होंने कहा था वो है युद्धोपकरण और अन्य तंत्रज्ञान के उपकरण की दृष्टि से हमें देश की रक्षा की आवश्यकता को अन्य देशों पर निर्भर न रहते हुए, आश्रित न रहते हुए अपने पैरों पर खड़ा चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था भारत के आत्मनिर्भरता के कारण भारत के आत्मगौरव बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त होना चाहिए। पिछले 5-6 वर्षों में भारत में इन बातों में आगे कैसे बढ़ा है ये सबके सामने है ही।
भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मानित स्थान प्राप्त होने के समय आ गया है, अनुभव भी कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने थोड़ा सा और विस्तार से कहा, वो भी मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। कृषि और खाद्यान्न के संस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इनके विषय में उन्होंने कहा, जैसे मैंने अभी कहा 298 मिलियन टन, उनका कहना था 360 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन होना चाहिए अपने देश में। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे। यह 360 मिलियन टन उन्होंने आर्बिट्रली नहीं कहा है, एक सपना है भाई, ऐसा नहीं है। अपने देश में उपजाऊ भूमि कितने हैं, काम करने वाले नौजवान लोग कितने हैं, हमारे मौसम देश भर के विभिन्न समय पर कैसे कैसे हैं, पिछले 50 वर्षों में बारिश की स्थिति क्या रही, ये सबका आकलन करते हुए वो इस संख्या पर, इस आंकड़े पर वो पहुंचे थे। 360 मिलियन टन होनी चाहिए। अभी मैंने कहा हम लगभग 300 मिलियन टन पर आ गए हैं। 360 मिलियन टन होने से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न की सुरक्षा होनी चाहिए, वो होगा। हम गरीब देशों को दे सकेंगे, या 2 साल अकाल पड़ गया तो बचे रहेंगे, भूकंप हो गया, सुनामी आ गई, हम वहां अन्न पहुंचा सकेंगे। इसलिए देश के युद्ध हो गया तो हमें अन्य देशों से कोई भी चीज मंगवा नहीं सकते, कम से कम जिंदा तो रहनी चाहिए। तो इसलिए 360 मिलियन टन, अभी 298 मिलियन टन अगले वर्ष का प्रोक्योरमेंट होने वाला है। तो इसलिए जो बचे हुए है उसको करना, ये आत्मनिर्भरता के लिए गारंटी है। दूसरे उन्होंने कहा था कि उद्योग और कृषि दोनों आज ठीक से चलने के लिए विश्वसनीय, कंटिन्यूअस एंड डिपेंडेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परसों मुंबई में सुबह कितने समय बिजली चली गई तो उससे कितना नुकसान हुआ वो इंक्वायरी कर रहे हैं। वो षड्यंत्र था या गलती से हो गया, क्या है पता नहीं, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि डिपेंडेबल एंड कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्सेस, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी, ये कृषि और उद्योग दोनों के लिए चाहिए। तीसरा है सर्वसुलभ और गुणात्मक शिक्षण और स्वास्थ्य के व्यवस्था। अब हम जानते हैं देश में कोरोना आ गया, पॉजिटिव हो गए तो कोविड हॉस्पिटल बेड चाहिए, ये चाहिए, प्राइवेट में जाएंगे तो ज्यादा पैसे हो जाएगा। इसलिए क्या करना, पूरे पिछले 6 महीने हम सब ने अनुभव किया है पूरे देश में, स्वास्थ्य के सेवा अचानक कुछ हो गए, महामारी, एक महामारी नहीं भी हुए। मान्य करड़ साहब जी यहाँ बैठे हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जन हैं। अपने देश में बच्चों के और होने वाली माँ और जो माँ हो गई गर्भवती महिला या अभी जन्म दिए हैं बच्चों को ऐसे महिला, उन सबके जो स्वास्थ्य ठीक रहना इसलिए आवश्यक है, भारत के अगली पीढ़ी वह सशक्त रहे, सबल रहे, उनके इंद्रियों की शक्ति ठीक रहे। नहीं तो भारत में जन्म लेने वाले बहुतांश बच्चे अंधे होकर जन्म लेते हैं, क्योंकि माँ के गर्भवती माँ के जो न्यूट्रिशन के वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए स्वास्थ्य के केवल महामारी के समय में नहीं है, और शिक्षा के, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बातों के लिए द्वार खोलने के एक कार्य कर रहा है, वो करेगी ऐसे विश्वास है। तो इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य। और अब्दुल कलाम जी ने चौथी बात बताई थी, अपने देश में एजुकेशन एंड इंडस्ट्री दोनों के लिए आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक बहुत बृहद जाल, मैसिव नेटवर्क
ये हमारे लिए चाहिए। अब पिछले कुछ वर्षों में हम इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। तो इसलिए आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो शिक्षा है। अब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, क्लोज स्कूल बंद होने पर भी। केवल उतना ही नहीं, वो तो एक तंत्र ज्ञान हो गया, लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टि से बहुत सारे विषयों को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए, अपने अगली पीढ़ी को विश्व के शिक्षण के स्तर पर उनको ले जाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अपने यूनिवर्सिटीज को, हमारे शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों को, संस्थाओं को, हमारे शिक्षकों को, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उस लेवल पर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए उसके लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास होना चाहिए। वो दूसरे तरफ सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, उद्योग के लिए भी आवश्यक है। और पांचवी बात उन्होंने बताई थी, जो पहले बताया मैंने, वो है रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन चीजों को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि आज दुनिया में मानवता के जो प्रतिस्पर्धा के, प्रतिद्वंद्वा के जिस प्रकार के चाह और आकांक्षा बढ़ती जा रही है, साम्राज्यवाद के, विस्तारवाद के चाह कम नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से मनुष्य दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके वहां जाकर वहां अपने कब्जे में लेकर या अपने वर्चस्व जमाने के प्रयत्न करने के लिए वह तंत्रज्ञान के उपयोग करेगा। केमिकल वेपन्स, बायो वेपन्स, क्या क्या आएगा मालूम नहीं। इसलिए हमें इन सारे चीजों से रक्षा करनी है, तो उसके लिए योग्य हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयामों में अपने देश में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, आत्मनिर्भरता के एक एक चीजें ऐसे हम विस्तार से जाएंगे तो ध्यान में आएगा, ये सारी चीजें आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ भारत 6 लाख गांवों के देश है, तो भारत के इस 6 लाख गांव में ग्राम अपने देश के जो ताकत शक्ति देने वाले केंद्र हैं, लाखों करोड़ों लोग वहां हैं। लेकिन हर सेंसस में, हर जनगणना में हमें ध्यान में आ रहा है, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं या गांव को शहर खा रहा है। ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली, यह प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन के संस्कार के लिए यह आवश्यक है। इसलिए इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। नगर भी चाहिए, भारत में नगर रहे हैं, प्राचीन काल से रहे हैं, लेकिन ग्राम जीवन उतने ही आवश्यक है। तो इसलिए अपने ग्राम भारत, इसके बारे में हमारे आग्रह होते हैं। ग्राम केवल अभी खेती से, कृषि से केवल ग्राम को नहीं देखना। सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत के गांवों में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, कृषि आधारित उद्योग और बाकी लकड़ी के, बढ़ई के, कुम्हार के, चर्मकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीजें बनती रही, उन चीजों के लिए आज मार्केट चाहिए। उसके लिए नए तंत्रज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए तंत्रज्ञान के लोग, आईआईटी के लोग, बड़े इंजीनियरिंग के लोग ग्रामीण क्षेत्र के इन चीजों के लिए आवश्यक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वहां देने के काम करना पड़ेगा। 20 वर्ष पूर्व झारखंड के जनजाति क्षेत्र में स्टील बनाने वाले वहां के अनपढ़ जनजाति के लोग पोलाद बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। बहुत क्रूड मेथड से बनाते हैं। उसको क्रूड मेथड कहते हैं क्योंकि बहुत सारे फाइन मेथड्स आ गए हैं इसलिए। लेकिन वो जो बनाते हैं स्टील, वहां के अनपढ़ जनजाति लोग गांव, झारखंड के गांवों में बनाते हैं। उसके क्वालिटी टिस्को में जो स्टील बनाते हैं, वही टाटा नगर में, झारखंड में, वहां के स्टील के क्वालिटी के नजदीक है।
लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अच्छा बनाने से वो छोटे प्रमाण में करते हैं, उसको बड़े प्रमाण पर करना, स्केलिंग अप करना, उसको क्वालिटी इनपुट करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी इनपुट करना, इन चीजों को कौन करे? इसलिए आईआईटी के कुछ विद्यार्थी, कुछ प्रोफेसर वहां गए, उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इनपुट दिए, इसलिए उनका क्वालिटी अच्छी हो गई। क्वालिटी अच्छी हो गई तो वो अपने लिए केवल नहीं और भी लोगों के लिए बनाने वाले छोटे छोटे भट्टियां, भारत में धर्मपाल जी कहते हैं 5000 भट्टियां थी जहां लोहा और इस्पात पोलाद बनाते थे, आयरन एंड स्टील बनाने वाले 5000 भट्टियां थी। कब तक? 17वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के प्रारंभ तक। धर्मपाल जी ने 18th सेंचुरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुस्तक में इस विषय के बारे में विस्तार से लिखा है। कहने का मतलब यह है, अपने ग्रामीण क्षेत्र के हस्तशिल्प, कुम्हार का जो काम है मिट्टी से करने वाले, वर्ली पेंटिंग, ऐसे जो मैंने बताया स्टील उत्पाद, कपड़े के, मधुबनी पेंटिंग, कच्छ में वो जो बनाते हो, कितने प्रकार के हैं। इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट के नोएडा में हर वर्ष मेला लगते हैं, मैं उस मेले में गया था। $40 मिलियन के लगभग 36 मिलियन के वो व्यापार होता है। केवल अंतरराष्ट्रीय कस्टमर्स को ही वो 3 दिन प्रवेश रहता है, भारत के कोई कस्टमर नहीं जा सकता, और भारत के लिए अलग से 3 दिन करते हैं। भारत के हैंडीक्राफ्ट के लिए दुनिया में यह मार्केट है। हम स्वरोजगार की बात कहते हैं, हमें थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। 10 साल पहले माननीय अटल जी की सरकार जब थी, उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्किल के एक इंटरनेशनल मीट हुए। पहले इंग्लैंड में हुआ, बाद में हैनोवर में हुआ था। इंग्लैंड में जब हुआ, उसमें अपने देश के लोग गए थे। अपने स्किल के कोई भी एक विषय को हम दुनिया में नहीं आ सके, केवल एक विषय थोड़ा सा अन्य लोगों के स्तर पर आया, वो है डायमंड कटिंग। सूरत में जो होता है, डायमंड अपने देश में नहीं मिलता, वो अफ्रीका से आता है। फिनिश्ड डायमंड हमारे देश में व्यापार नहीं होता, मार्केट बहुत कम है, वो यूरोप में होता है। लेकिन वो फिनिश करने के लिए भारत में आता है डायमंड, क्योंकि डायमंड कटिंग हमारे देश के लोग करते हैं, वो स्किल अपने पास है। तो वहां इंग्लैंड में गए हुए लोगों को लगा, क्या भाई दुनिया के छोटे छोटे देश इतने स्किल में डेवलप्ड है, हम कहां हैं? 5000 वर्ष इतिहास रखने वाले, परंपरा रखने वाले हम लोग कितने प्रकार के हस्तशिल्प है, कितने प्रकार के स्किल है, कितने प्रकार के कुशल उद्योग है, ये सब कर सकते हैं ना। उन्होंने सोचा अगले बार हैनोवर में हम 4 विषयों में लेके आएंगे, किया अपने लोगों ने। इसलिए मैंने कहा प्रारंभ में, यदि हम संकल्प करते हैं, आवश्यकता बनती है, मजबूरी होती है, अपने देश के लोग करते हैं। परीक्षा नजदीक आने से पढ़ने वाले विद्यार्थी जैसे साल भर पढ़ना करता नहीं है, लेकिन वो साल भर करना चाहिए। इसलिए भारत के स्वाभिमान बढ़ाना यह आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता केवल दिल्ली में आर्थिक तज्ञ वो वहां के लोग, विशेषज्ञ लोग बैठकर बनाने वाली योजना नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा, आत्मनिर्भरता यह एक मंत्र बनना चाहिए। देश के हर आयाम में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर स्तर पे आत्मनिर्भरता के विचार चलना चाहिए। अभी मैं विद्या भारती के बैठक में गया था, कार्यकर्ता जो प्रबंध समिति के लोग आए थे अभी गाजियाबाद में, तो वहां यह विचार हुआ, हम आत्मनिर्भर विद्यालय विचार कर सकते हैं क्या? आत्मनिर्भर विद्यालय यानी क्या क्या बातें होनी चाहिए? छात्रावास है तो आत्मनिर्भर छात्रावास है, क्या हम सब्जी उगा सकते हैं? क्या हमारे पास जगह है? क्या विद्यालय के लिए हमको जो चाहिए वो कर सकते? क्या विद्यालय को भी कल को लेगा तो वहां सैनिटाइजर हम अपने विद्यालय में, हमारे केमिस्ट्री के लैब में हम बनाए। तो कई चीजों का ऐसे सोचना पड़ेगा। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर कॉलोनी, आत्मनिर्भर विद्यालय। तो आत्मनिर्भरता के विभिन्न आयामों में सोचने के लिए जब विचार करते हैं, तब
मनुष्यों के अंदर एक नई चेतना जागृत होती है, पूरे राष्ट्र एक पुरुष के नाते खड़े हो जाता है। वो करना ही आवश्यक है। तो इसलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र के जो उत्पाद है, उत्पाद होता है, उसके लिए बैंक, उसके लिए मार्केट, उसके लिए वो कनेक्ट, ये सब करना पड़ेगा। और उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी इनपुट, वो पुराने टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे चीजों को देने से वही उत्पाद अच्छा होगा। इसलिए दीपावली के दिया चीन से नहीं आएगा, गणेश चतुर्थी के गणेश जी चीन के मिट्टी से नहीं आएंगे। प्लास्टिक के इसमें चाय पीने के बजाय कुल्हड़ में चाय पिएंगे हम। आत्मनिर्भर होना यह जीवन शैली बननी चाहिए, केवल आर्थिकता के लिए नहीं। ये मेरे जीवन के स्वतंत्रता के एक आनंद लेने के लिए मुझे करना है। जापान 1944 में स्वतंत्र विश्व युद्ध के पश्चात धराशायी हो गई। जापान की चीजों को कोई दुनिया में पूछता नहीं था। जापान के ब्लेड, जापान की चीज, जापान के पेन, कोई जापान के आदमी भी खरीदता नहीं था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन जापान के लोगों ने तय किया, उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने उस संकल्प के चलते जापान को केवल 12 वर्षों के अंदर दुनिया के मार्केट में 12 से 15 वर्ष से ज्यादा उन्होंने दुनिया के मार्केट में, बाजार में मेड इन जापान को ऐसे स्थान दिलाया, तो उस कारण से अमेरिका भी कांप गए। अरे भाई, कहां से आ गए? जापान ने सोचा युद्ध में हम गए, गलती हुई, इसलिए जापान ने आर्मी नहीं रखी, सेना छोड़ दी। उन्होंने कहा दुनिया पर वर्चस्व करने के लिए केवल सेना को लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया पर अपने प्रभाव, अपने प्रतिष्ठा, अपने सम्मान ये रखने के लिए और अपने देश की संपदा बढ़ाने के लिए, समृद्धि बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने तंत्र ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने परिश्रम, अपने देशभक्ति, इसका उपयोग किया। जापान की चीजें मार्केट में पूरा हर जगह पर अपने प्रभाव डाल दिए। मेड इन जापान अब दुनिया में उसको सब स्वीकार करना हो गया। एक छोटा सा सिंगापुर, इतिहास नहीं जी, एक शहर है, अन्न के लिए, गेहूं के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए कोई भी चीज सिंगापुर में नहीं मिलता। बेंगलुरु से सब्जी जाना है, दूध और कहीं से आना है। लेकिन सिंगापुर के लोगों ने क्या किया? टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे बढ़े। सिंगापुर के विश्वविद्यालय, सिंगापुर के टेक्नोलॉजी, एक छोटा सा देश। इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है प्रखर देशभक्ति, स्वाभिमान, कर्मण्यता, परिश्रम, सामूहिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, एकात्मता, ऐकमत्य। विविधता के कारण हम एक दूसरे से झगड़ेंगे, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, उत्तर भारत दक्षिण भारत के नाम पर, नदी के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे तो देश कैसे खड़ा होगा? तो इसलिए लोकतंत्र में स्पर्धा आवश्यक है, लोकतंत्र में प्रतियोगिता रहेगी, लेकिन झगड़े रहने हैं क्या? प्रतिस्पर्धा अलग है, क्वारल्स अलग है। कंपटीशन वेलकम, कॉन्फ्लिक्ट नो। इसलिए कंपटीशन ये आरोग्यपूर्ण हो, स्वस्थ विचार के आधार पर हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन जन्म के आधार पर ऊंच नीच, भाषा के कारण झगड़े, ये हम सब करेंगे। आत्मनिर्भरता के मंत्र जापने से देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो इसलिए भारत के समाज को इस दिशा में ले जाना पड़ेगा, तो यह भी आवश्यक है। भारत के पारंपरिक ज्ञान है, हमारे नॉलेज सिस्टम है, 5000 वर्ष के अनुभव है हमको। एंगस मैडिसन ने अध्ययन किया
2000 वर्षों के विभिन्न देशों के उन्होंने अध्ययन करके रखा। भारत ने 1600-1700 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 23% हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार रहा। हम कम नहीं थे। ये सोने की चिड़िया केवल भावना के कपोल कल्पित नहीं है, सच्चाई थी। कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों में हम भाषा में अपने संस्कृत के ग्रामर, अब योग दुनिया भर में हम गए ना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। हमारे सॉफ्ट के बहुत सारे संयोगी आवे, संगीत और संस्कृत, योग, गीता, आयुर्वेद, वैदिक गणित। अब कोरोना के दिन में आयुर्वेद के चीजों को देखनी चाहिए, ऐसे हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? देसी चिकित्सा परंपरा में हमें शोध कार्य करना चाहिए। केवल आयुर्वेद कहने से नहीं होता। हम कई वर्षों से आयुर्वेद क्षेत्र में शोध कार्य नहीं किए। केवल पुरानी चीजों को कहने से बड़ा नहीं होता, उसमें शोध कार्य करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, वैलिडेशन करो, 1000 लोगों के करके देखो, 2 लोगों को दिया वो ठीक हो गया इसलिए अच्छा है, ऐसा मत कहो। दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से यह आयुर्वेद ठीक है, ऐसे हम सिद्ध करके दिखाएं, दुनिया स्वीकार करेगी, क्यों नहीं करेगी? अब योग को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? लोगों को ध्यान में आया, हाँ इससे लाभ है। अपने देश के संगीत जो है वो भी थेरेपी है, म्यूजिकल थेरेपी। विश्व के पश्चिम क्षेत्र के संगीत को इन्होंने लोगों ने नहीं कहा। भारत के शास्त्रीय संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, मनोल्लास के नहीं है, वो आत्म विकास के लिए है, आदमी को स्वस्थ बनाता है। क्या हम इस पे रिसर्च करके उसको विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते? बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे नई पीढ़ी के अंदर इस प्रकार के एक जागृति लाने की आवश्यकता आज है। इसलिए एक नए रेनेसांस, एक भारत के पुनरोदय के नए मजल पर, नए मंजिल पर हम अभी पहुंच रहे हैं। इसलिए उस दिशा में भारत में सोचने के लिए हमें लोगों को प्राचीन भारत के ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाना, विश्वविद्यालय में इसके करना। अभी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में एक नए डिपार्टमेंट खोले हैं अभी 1-1.5 महीने पहले। भारत के ज्ञान परंपरा को अध्ययन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, रिसर्च करना, ये करना है, ये आवश्यक है। 2 चीजें और आवश्यक है। एक है भारत के संदर्भ में, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, वो तो विश्व के लिए है, वो है पर्यावरण की रक्षा। तो पर्यावरण की रक्षा इसलिए आवश्यक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रमुख है, उनका नाम है डोरिन रॉबिन्सन। उन्होंने एक अध्ययन के रिपोर्ट बनाकर उसमें कहा है, मनुष्य, प्रकृति के साथ जानवर, इन तीनों के स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए हम जानवरों के स्वास्थ्य, जंगल के स्वास्थ्य, इसको हम यदि ठीक से नहीं देखेंगे, मनुष्य के स्वास्थ्य भी बिगड़तेगा। और जैसे जैसे जीव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फाना, जंगल को काटना, जानवरों के नाश होना, ये कंटिन्यू होने से कई प्रकार के पैंडेमिक, एपिडेमिक बढ़ रहे हैं। यह अध्ययन से सिद्ध हुआ है, ये कह रहे हैं। तो इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ यदि स्वास्थ्य विषय के बारे में सोचना है, नहीं तो हम जो कमाएंगे वो औषध में खर्चा करेंगे। तो इसलिए यदि जीवन के समृद्धि के साथ स्वास्थ्य चाहिए, संपन्नता के साथ जीवन में संस्कार भी चाहिए, तो हमें इन विषयों के बारे में विचार करना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण के साथ संतुलन आवश्यक है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी यही कहा। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उसमें स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और प्रकृति, निसर्ग, इन तीनों के परस्पर संबंध है। दूसरी बात उन्होंने कहा, कोविड-19 के महामारी के इसमें प्रकृति के साथ यह जो संबंध है
उसमें व्यत्यय आने के कारण, डिस्टर्बेंस होने के कारण, असंतुलन असमतोलन होने के कारण यह संक्रमण ज्यादा हो रहा है, ऐसे उनका अध्ययन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है भारत ने पिछले 10 वर्षों में इकोनॉमिकली थोड़ा आगे बढ़े हैं लेकिन एनवायरमेंटली पीछे गए हैं। तो इसलिए इन चीजों का हमें विचार करना पड़ेगा। दूसरा एक विषय मैंने बताया, समय मैं देख रहा हूं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, इसलिए मैं दूसरे विषय पर बताता हूं। इन सारे विषयों के साथ एक पर्यावरण और दूसरे विषय अपने देश की व्यवस्थाएं और सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, इसको अधिक सक्षम बनाना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे पुरानी व्यवस्थाएं जो हैं अंग्रेजों के जमाने के, शिक्षण के, न्यायपालिका के, चुनाव के, प्रशासन के, अपने विभिन्न प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब जकड़न में है। इसलिए वर्तमान सरकार ने कई प्रकार के कानूनों में जो फेरबदल करने के उद्यम शुरू किया है। इसी कारण से इन व्यवस्थाओं को हम ठीक किए बिना हमारे शक्ति, परिश्रम, हमारे बुद्धि उसी में जकड़न में फंस जाएगा। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे बिजनेस क्षेत्र के कहते हैं, ऐसे भारत के सर्व क्षेत्रों के विकास के लिए अपने देश की व्यवस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन लाना, सिस्टमिक चेंज, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ये आवश्यक है। आत्मनिर्भरता के लिए इन सारे विषयों के बारे में विचार करना पड़ेगा। महर्षि अरविंदो ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था भारत स्वतंत्र होना चाहिए, क्यों, और स्वतंत्र होने के बाद क्या करना चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए इसलिए क्योंकि भारत उठना चाहिए, भारत खड़े होना चाहिए, वो दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, दूसरों पर अपने वर्चस्व जमाने के लिए नहीं, दुनिया के दीप स्तंभ बनकर प्रकाश देने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए भारत स्वतंत्र होना चाहिए। भारत स्वतंत्र होने के बाद क्या करना चाहिए? योगी अरविंदो ने कहा था 3 बातें करनी चाहिए। एक, भारत के जो ज्ञान परंपरा की बात मैंने कही, उस ज्ञान के फिर से एक बार हमें एकत्रित करना चाहिए। वो बिखरा हुआ है, उसको एकत्रित करने का पहला काम। दूसरा काम, उसको आज के संदर्भ में युगानुकूल, काल सुसंगत, मॉडर्न टाइम्स के लिए हमें उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। पुरानी चीजों को बताना नहीं है, उसको वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस, इसको हमें विशदीकरण करना पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने बताई, भारत एक ज्ञान केंद्रित समाज है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसलिए हमें नए ज्ञान का सृजन भी करना चाहिए। पुराने ज्ञान को बताते बताते नहीं रहना है। हमारे पूर्वजों ने यह किया था। नए बातों को, नए विचार को, नए ज्ञान को, नए चिंतन को विश्व के मानवता के कल्याण के लिए निरंतर देने का कार्य भारत को हमेशा करना चाहिए। यह भारत की नीति है। इसलिए नए विचार के सृजन करने के ऐसे क्षमतावान, सामर्थ्यवान नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। आत्मनिर्भरता इससे संभव है। स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे मैंने कहा, केवल स्वातंत्र क्या नहीं था, हर प्रकार के समृद्धि और संपन्नता आत्मनिर्भरता के बाद थी। त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल, जब बंकिम चंद्र ने गाया, क्या विचार था? दुर्गा यानी क्या? शक्ति है, सुरक्षा। लक्ष्मी यानी क्या? धन, समृद्धि, आर्थिकता। वाणी यानी क्या? सरस्वती यानी ज्ञान। ज्ञान और आर्थिकता और देश की सुरक्षा, यही तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। तो इन चीजों में यदि हम आत्मनिर्भर बनते हैं, वो समर्थ भारत बनता है। उस समर्थ भारत के लिए आवश्यक और 2 बातों को कल और परसों हम लोग सुनेंगे। प्रहलाद जी ने ऐसे एक समर्थ भारत, ऐसे एक आत्मनिर्भर भारत, इसके सपना उन्होंने देखा था। उस सपने को साकार करने का कार्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा युवक विकास मंडल अपने योगदान दे रहा है। हम सभी इस दिशा में, इस पथ में जाकर लक्ष्य पहुंचने के लिए अपने जीवन में उस सपने को साकार करने के लिए संकल्प ले। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
वंदे मातरमसाठी सगळ्यांनी उठून उभं राहावं. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं. वन्दे मातरम्. कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजई द्रुत कर करवाले अबला के नोमा तो बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम्. वन्दे मातरम्. तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रुधी तुम्ही मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तो मारई प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे मंदिरे. वंदे मातरम्. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्. वन्दे मातरम्. श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां
मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की।